हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट पेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 29 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, और जो इन लेक्चर्स का पीडीएफ है वो आपको आईएएस गेट पेज का जो एंड्रॉइड ऐप है उसकी स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको फ्रीली एक्सेसिबल है, वहां से आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो में दैट आर आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑलरेडी, सो वी विल डिस्कस इन विथ कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज 281 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हमारा कि फॉर प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं? दे कैन बी girders, they can be beams। तो उन pre-stressed structural elements के लिए हमारी high strength concrete is used primarily because, तो रीजन पूछा जा रहा है कि हम high strength concrete क्यों यूज करते हैं। ठीक है, for pre-stressed structural elements। तो pre-stressed structural elements में हमारे pre-stress में pre-tension भी है, एलिमेंट्स भी आएंगे और पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है इसकी जो डेफिनेशन है वो कहां से आ रही है। अगर हम IS 456 में देखें तो वहां पर हमारी जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसमें मिनिमम ग्रेड जो है लेटेस्ट अमेंडमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग, जो कि मैं ऑलरेडी पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो M65 से है। ठीक है, दिस इज M65 जो कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। तो यहां पर ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसलिए हमको क्या देखना पड़ेगा? IS 1343। ठीक है, तो IS 1343 के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M40 है। नॉर्मली हम जो RCC यूज करते हैं रेनफोर्स कंक्रीट, वहां पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे IS 456 ने M20 स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो जो हमारे प्रीवियस वर्जन्स थे, अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रेफर कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मली जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं M20 की यूज कर रहे हैं RCC में। यहां पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करना है वो आपको प्री टेंशन के केस में M40 यूज करना है, और पोस्ट टेंशन के केस में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम ग्रेड जो है वो M30 अलाउड है। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर्स। ठीक है, तो प्री टेंशन में आपको ध्यान रखना है M40 इज द मिनिमम ग्रेड विच इज कंपेरेटिवली हायर एज द कंक्रीट विच इज यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर इस कंटेक्स्ट से आप कंफ्यूज मत होइए, जो IS 456 में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो ग्रेड का क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्यों यूज करते हैं इसके लिए हम अगर बात करें डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, उसमें पहला पैरामीटर ये है कि जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, ठीक है, ये हमारे प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स हैं, प्री स्ट्रेस्ड टेंडन्स। ठीक है, एज्यूमिंग ये हमारा पोस्ट टेंशन मेंबर है, तो पोस्ट टेंशन मेंबर्स में हम जो एंकरेज सिस्टम यूज कर रहे हैं, यहां पर ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो हमारी आ रही है, तो यहां पर जो बियरिंग स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो पहला अगर पैरामीटर देखें कि बियरिंग स्ट्रेसेस ज्यादा होने की वजह से होगा क्या, बिकॉज जो बियरिंग स्ट्रेसेस है हम इसको लिख सकते हैं टोटल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाई द बियरिंग एरिया। अब बिकॉज हमारी जो बियरिंग स्ट्रेसेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फॉर अ कांस्टेंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो एरिया आएगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस बियरिंग स्ट्रेस के। तो बिकॉज हमारी जो ग्रेटर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, हायर स्ट्रेंथ है, उनका जो बियरिंग स्ट्रेस होगा दैट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, उतना ज्यादा उसकी बियरिंग परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस होंगी। तो जब परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस जो होंगी वो बढ़ेंगी तो हमारा जो बियरिंग एरिया है AB
वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमें जो बियरिंग एरिया यहां पर चाहिए सेम प्रीस्ट्रेस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, वो हमें कम रिक्वायर्ड होगी इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर। ठीक है, तो पोस्ट टेंशन मेंबर में तो बियरिंग एरिया हो गया, लेकिन जो हमारा प्री टेंशन मेंबर्स है वहां पे हमारा पैरामीटर क्या है, जो हमारा प्री स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर हमारा जो सिग्निफिकेंट पैरामीटर है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव करेगी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की वजह से, तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ट्रांसमिशन लेंथ जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा प्री स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ विल रिड्यूस। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट करने का एक ये फायदा हो गया। दूसरा कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की होने की वजह से हमारा जो इंक्रीज्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं उसकी वजह से हमारा जो क्रॉस सेक्शनल मेंबर साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रीटेंशन मेंबर्स होते हैं वो हमारे लाइटर वेट और लाइटर क्रॉस सेक्शन के होते हैं, बिकॉज हम कंक्रीट वहां पर हायर ग्रेड का यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से होगा कि हमारे डेड लोड्स रिड्यूस हो जाएंगे और जो स्ट्रक्चर जिनका लॉन्गर स्पैन्स है वो पॉसिबल हो जाएगा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की वजह से। तो डेड लोड विल रिड्यूस and we will be able to use longer spans। ठीक है, दूसरा कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अगर हम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में बात करें तो दैट इज गिवन बाय 0.7 रूट एफ सी के। तो हमारी हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी, विच विल डिले द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्चरल एंड जो डायगोनल टेंशन क्रैक है, तो हमारा फेलियर भी डिले हो जाएगा। जो कंक्रीट हायर स्ट्रेंथ की होती है दैट इज लेस लायबल टू श्रिंकेज क्रैक्स, हमारे कम होंगे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज आल्सो शॉर्ट टर्म। अगर इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो थीटा इज द क्रीप कॉफिशिएंट, अल्टीमेट क्रीप कॉफिशिएंट है। अगर हम लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से जो प्री स्ट्रेस लॉसेस हो रहे हैं वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो लॉसेस हैं ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट और क्रीप इन कंक्रीट वो रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ बिकॉज ई हमारा बढ़ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिफ्लेक्शंस भी हमारे प्री स्ट्रेस मेंबर में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करने से रिड्यूस हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, तो क्रीप बेसिकली क्या फिनोमेना होता है, दैट इज बेसिकली परमानेंट डिफॉर्मेशन, इंक्रीज्ड स्ट्रेन कह सकते हैं। इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन जो रिकवर नहीं हो रहा है अंडर सस्टेन्ड लोड्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन है, ये डिफॉर्मेशन जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में रिड्यूस हो जाएगा, जो स्ट्रेन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो हम अगर आइटम्स देखें तो पहला आइटम गलत है, श्रिंकेज एंड क्रीप आर मोर, श्रिंकेज इज लेस बट क्रीप इज मोर, ये भी गलत होगा बिकॉज क्रीप इज लेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ऑर्डिनरी कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो हायर होगा लेकिन क्रीप वैल्यूज जो होंगी वो लोअर हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं हम यूज क्यों कर रहे हैं, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से, जिसकी वजह से हमारे इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट और क्रीप के लॉसेस कम हो जा रहे हैं बिकॉज दैट इज हैविंग लो क्रीप। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट हमारा ज्यादा डिजायरेबल होता है किस सिचुएशन में। तो जो सिलेंड्रिकल पाइप्स हैं, अगर सिलेंड्रिकल पाइप्स की हम बात करें तो वहां पर हमने ये सेगमेंट काटा हुआ है, ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। इंटरनल फ्लूइड प्रेशर का मतलब है कि जो फ्लूइड है, ये मान लेते हैं आपका पाइप है, जो फ्लूइड है वो अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक सर्टेन इंटरनल फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगी और परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पाइप होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ पाइप ये होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि इट इज एक्सर्टिंग अ रेडियल थ्रस्ट, रेडियल डायरेक्शन में इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड द पाइप। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो सर्कमफरेंस है, दिस इज द सर्कमफरेंस, इस सर्कमफरेंस के अलोंग हमारा
टेंसाइल फोर्सेस आ रही हैं। इन टेंसाइल फोर्सेस या सर्कमफरेंशियल फोर्सेस या सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस को हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर हूप स्ट्रेसेस। इनको हम हूप स्ट्रेसेस बोल रहे हैं, जो जिसका जो नेचर है वो टेंशन में है जब हमारा जो फ्लूइड है वो अंदर फ्लो कर रहा है, इनसाइड फ्लो है, बिकॉज इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है हूप स्ट्रेस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इंटरनल प्रेशर है हमारा P। ठीक है, रेडियस ऑफ पाइप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो हम ये कह सकते हैं जो हूप स्ट्रेसेस का नेचर है, बिकॉज टेंसाइल है, तो हमारा जो प्री स्ट्रेस करने का सबसे बेनिफिट होगा वो वहां पर होगा जहां पर ये वॉल जो है वो टेंसाइल नेचर में है, मतलब जो हमारा प्रेशर आ रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं वहां पे, सो दैट जो प्री स्ट्रेस की वजह से हम इंड्यूस कर रहे हैं कंप्रेसिव, वो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वो उसको काउंटर कर पाए। ठीक है, तो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे, लाइक जैसे हमारे सर्कुलर पाइप्स हो गए, टैंक्स हो गए, प्रेशर वेसल्स हो गए, ये हमारे एडमायरेबली, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है कि दे आर एडमायरेबली सूटेड फॉर सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग। तो ये हमारी जो मेथोडोलॉजी है जिसमें हम अपने लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को प्री स्ट्रेस कर रहे हैं, जहां पे अब इस प्री स्ट्रेसिंग की वजह से ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग है, ये हमारा टेंसाइल नेचर आ रहा था सरकमफरेंस के लॉन्ग, इसको ये बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर लिखा दिस काउंटर बैलेंसेस द हूप टेंशन डेवलप ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। तो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से हूप टेंशन डेवलप हुआ, और हूप टेंशन को काउंटर करने के लिए हमने प्री स्ट्रेस लगाया जो कि उसको काउंटर कर रहा है। तो जो नॉर्मली जो हमारे रेनफोर्स कंक्रीट पाइप्स है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज थिकनेस कम होती है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट देना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर में क्रैक्स ना डेवलप हो। ठीक है, तो लो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी तब भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट देना है। इस वजह से जो सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग है, दिस एलिमिनेट्स क्रैक्स, प्रोवाइड्स फॉर एन इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल्स। प्री-स्ट्रेसिंग सेफगार्ड्स अगेंस्ट श्रिंकेज क्रैक्स इन लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कुलर प्री-स्ट्रेसिंग है, प्री-स्ट्रेसिंग जो सर्कुलर प्री-स्ट्रेसिंग है, दिस इज आइडियली सूटेड फॉर इंटरनल प्रेशर। जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है वो 0.5 से 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं, यहां पे ये जो आपको टेंडन्स दिख रहे हैं डॉटेड कलर में, इसकी हेल्प से हम प्री-स्ट्रेसिंग इंड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग टेंडन्स विद इन डक्ट्स। ठीक है, और इसको हम सरकमफ्रेंशियल हूप कंप्रेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसको काउंटर करेगा। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर देखते हैं तो एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर के केस में क्या होगा, जो हूप स्ट्रेसेस होंगी वो कंप्रेसिव नेचर की होंगी। ठीक है, तो कंप्रेसिव नेचर की है तो दैट इज नॉट वेरी हार्मफुल फॉर द कंक्रीट। ठीक है, तो इस वजह से यहां कोई फायदा नहीं देने में। जो इक्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर अगर एक्ट कर रहा है तो वहां पे हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं और टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो जो हमारी वॉल है दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी स्ट्रेसेस। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू एंड प्रेशर, तो वहां पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। ठीक है, अगर हम कोई पाइप है इसको हम एंड बियरिंग देंगे तो इसकी वॉल्स पे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, तो दैट विल नॉट बी डिजायरेबल कि प्री-स्ट्रेस कंक्रीट प्री-स्ट्रेसिंग हम करें उसकी। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो यील्ड लाइन थ्योरी है वो हमारा क्या सॉल्यूशन रिजल्ट करती है। ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने आरसीसी के लेक्चर्स आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली जो यील्ड लाइंस है हमारी, ठीक है, यील्ड लाइन थ्योरी है बेसिकली, दैट इज बेसिकली एन एनालिटिक मेथड। ठीक है, एक एनालिटिक मेथड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्लैब्स हैं, रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब्स हैं, उनकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं। क्या अज्यूम करते हुए कि जो स्लैब है वो हमारे एक सर्टेन पैटर्न ऑफ यील्ड लाइन डेवलप होंगी और उसके अलोंग हमारा स्लैब फेल हो जाएगा। ठीक है, विच विल रिजल्ट इनटू अपर बाउंड सॉल्यूशन। अपर बाउंड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उससे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल कर आएगी, ठीक है, दैट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो यील्ड लाइन से निकल के आ रही है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन
इक्वल टू जो एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल आप ईल्ड लाइन से निकाल रहे हो वो एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, इस मेथड से जो हम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो अजम्पशन कर रहे हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो परफेक्टली प्लास्टिक मैनर में बिहेव कर रहा है, जो कि एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। साथ ही साथ इट डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग का कंसिडरेशन नहीं ले रहा है। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स इस पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इरेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर बाउंड्री कंडीशंस वाले स्लैब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक बुक का रेफरेंस मैंने आपको दिखाया हुआ है और ईड लाइंस दिखाई हुई हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा है दीज आर द ईड लाइंस, इसके अलोंग हमारी ईल्डिंग हो रही है एंड देन वी आर कंसीडरिंग द स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस स्लैब पोर्शन। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम ले रहे हैं आप फोर्सेस का इक्विलिब्रियम नहीं ले रहे हैं। जो फेलियर हुए मैकेनिज्म जब बन रहा है तो इस पूरे स्लैब पोर्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस बुक में ये भी यहाँ रेफरेंस में लिखा है कि जो ईड लाइन मेथड है, यहां पर मेंशन किया हुआ है कि जो ईड लाइन मेथड है हमारा एनालिसिस का, ये अपर बाउंड टू अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब बाय स्टडी ऑफ अज्यूम्ड मैकेनिज्म ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ कोलैप्स हम कंसीडर कर रहे हैं और दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय जॉनसन ने डेवलप किया था, विच डिटरमाइन द बेंडिंग रेजिस्टेंस, हेंस द नेसेसरी रेनफोर्समेंट आप निकाल सकते हो जो स्लैब्स हमारी नॉन रेगुलर ज्योमेट्री के हैं। टू अप्रोचेस पॉसिबल है इनलाइन थ्योरी में। पहला ये है कि एनर्जी मेथड का आप यूज करके एक्सटर्नल वर्क डन बाय लोड्स, जो भी लोड्स एक्सटर्नल आ रहे हैं उनकी वजह से जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जा रहा है ड्यूरिंग अ स्मॉल वर्चुअल मूवमेंट ऑफ कोलैप्स मैकेनिज्म इज इक्वेटेड टू इंटरनल वर्क। तो पहला कंसेप्ट है कि एक्सटर्नल वर्क को अपने इंटरनल वर्क से इक्वेट कर दिया यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, ये आपने प्लास्टिक एनालिसिस में भी पढ़ा होगा। दूसरा ये है कि आपने इस पूरे जो आपका कोलैप्स ईड लाइन के अलोंग जो पोर्शन बन रहा है उसका आपने इक्विलिब्रियम कंसीडर किया बाय डिवाइडिंग बाय द ईड लाइंस। वी मे नोट दैट इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ स्लैब पार्ट दैट इज कंसीडर्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लैब पार्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, नॉट द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ईड लाइन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईड लाइन थ्योरी में हम पूरे स्लैब का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम ईड लाइन के अलोंग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ultimate load designs according to yield line or strip methods do not guarantee safety against cracking or excessive deformation। इसमें क्या किया, yield line थ्योरी में हमारा बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो स्लैब है इट इज अज्यूम्ड टू कोलैप्स। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक अल्टीमेट लोड पर हमारा स्लैब का कोलैप्स हो रहा है थ्रू अ सिस्टम ऑफ yield लाइंस और फ्रैक्चर लाइंस। yield लाइंस बेसिकली हमारी फ्रैक्चर लाइंस हैं एंड दिस इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो अगर हम यहां पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इट इज रिजल्टिंग इनटू एन अपर बाउंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेस टाउ सी। तो यहां पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है टाउ वी। ठीक है, तो टाउ वी को हम क्या नोमेनक्लेचर देते हैं एज पर IS 456। दिस इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, सपोज हम एक बीम ले लेते हैं। ठीक है, वी अज्यूम इट इज अ रेक्टेंगुलर बीम या फ्लैंज्ड बीम भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि वी हैव कंसीडर्ड कि वो प्रिज्मेटिक मेंबर है। थ्रू आउट द लेंथ जो सेक्शंस हैं उनकी डायमेंशंस हमारी सेम हो रही हैं, रह रही हैं, या फ्लैंज सेक्शन में प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं फॉर एनालिसिस पर्पस। और यहां पर हमारा कुछ रेनफोर्समेंट दिया है एंड दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। तो किसी भी सेक्शन पे यहां पे अगर हम एक सेंट्रल लोड ले लेते हैं तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहां प्लस V मान लेते हैं,
W/2 और यहाँ -W/2। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम है। अब किसी भी सेक्शन पे, ठीक है, किसी भी सेक्शन पे जो हमारा शियर फोर्स आ रहा है, जो लोड आ रहा है, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज हम लिमिट स्टेट में बात कर रहे हैं। तो जो अल्टीमेट फैक्टर्ड शियर फोर्स है, ठीक है, दिस इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स अंडर कंसिडरेशन, और उस सेक्शन पे हमारा ये क्रॉस सेक्शन है। तो हमारी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस होगी दैट विल बी Vu अपॉन, इस सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेस है, हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, वो हमारी Vu अपॉन BD है। अब ये बिकॉज कंक्रीट का मेंबर है, कोई भी सेक्शन हमने एक्स ले लिया, ठीक है, तो अज्यूमिंग इट इज अ क्रिटिकल सेक्शन, लोडिंग के हिसाब से हमारा क्रिटिकल सेक्शन वेरी करेगा। तो वी आर अज्यूमिंग कि जो क्रिटिकल सेक्शन पे जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है, जहां पे शियर फोर्स हमारा मैक्सिमम है या क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम है, ठीक है, तो वहां पे जो हमारा शियर फोर्स होगा, शियर स्ट्रेस होगा, दैट इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर फोर्स है जो इस सेक्शन पे एक्ट कर रही है, वो हमारी इस कंक्रीट से रजिस्ट हो रही है और ये स्टील से रजिस्ट हो रही है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है। तो कंक्रीट और स्टील से हमारा जो शियर फोर्स है वो रजिस्ट हो रहा है। तो दो स्ट्रेंथ और हमारी रोल प्ले करेंगी, दैट इज टाउसी। टाउसी यहां पर बोलता है, दिस इज कोड इसको डिफाइन करता है, दिस इज डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ है विथ, अगर हम यहां पर जाएं, विदाउट एनी शियर एनफोर्समेंट, एज्यूमिंग कि हमारी जो बीम है उसमें कोई भी शियर एनफोर्समेंट नहीं है, तब हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी, शियर स्ट्रेंथ होगी, वो टाउसी होगी। एंड दिस टाउसी इज फंक्शन बिकॉज हमारा एनफोर्समेंट इसमें पड़ा हुआ है बीम में, तो दैट विल बी द फंक्शन ऑफ कंक्रीट की ग्रेड कितनी है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी है, और साथ साथ जो हमारा परसेंटेज रेनफोर्समेंट है स्टील का, इन दोनों के फंक्शन इस पर डिपेंड करेगी हमारी जो कंक्रीट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, जिसको हम बोल रहे हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं ऑफ कंक्रीट, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड इन डिजाइन। ठीक है, अब इस टाउसी की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कोड स्पेसिफाई करता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इस टाउसी मैक्स की वैल्यू स्पेसिफाई की है, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन कोरिलेशन। टेबल IS 456 में ये वैल्यूज स्पेसिफाई की हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं। दिस इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यूज हैं वो यहां पर स्पेसिफाई की गई हैं। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, इसको हम टाउसी मैक्स बोल रहे हैं। ये कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम हम अलाउ कर रहे हैं, एंड दिस कैन बी, कोड इस फॉर्मूले की बात नहीं करता है, बट हम मैथमेटिकली इन फिगर्स को याद करने के लिए ये कोरिलेशन लिख सकते हैं 0.62√FC के। अगर आप यहाँ पे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर डालोगे तो विल गेट 2.78 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.8। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारी ये हो गई, जिसको क्वेश्चन में, तो आप जब भी निकालोगे तो एक पैरामीटर टाउसी हो गया, और टाउसी क्या है, टाउसी हो रहा है हमारा डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जिसको अपने क्वेश्चन में टाउसी नॉर्म से दिया गया है, उसको एक्चुअल में इनको डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिखना था, जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज रेनफोर्समेंट पे डिपेंड है। यानी अगर 1% रेनफोर्समेंट है और M15 का ग्रेड है कंक्रीट का, तो टाउसी का आपको लेना है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन आप ये वैल्यूज आप याद नहीं रख सकते हो, तो आपको एक मैं एम्पेरिकल इक्वेशन बता देता हूं, जो आपको अगर याद रहेगा तो यू कैन डिटरमाइन। अगर न्यूमेरिकल में आपको नहीं दिया हुआ है, जो हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। 0.85 स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 FC के मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट में ये पैरामीटर है केवल। ठीक है, इसके बाद दूसरा पैरामीटर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 5 बीटा, यहां तक -1 डिवाइडेड बाई 6 बीटा, और जो बीटा फैक्टर है ये हमारा परसेंटेज रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड कर रहा है। तो बीटा की वैल्यू 0.8 FCK अपॉन 6.89 PT परसेंटेज रेनफोर्समेंट, यानी 1% रेनफोर्समेंट है, 2% रेनफोर्समेंट है, तो 100 AST बाई BD की वैल्यू निकाल कर, अगर आपके पास पता है कि आपको रेनफोर्समेंट कितना दिया है बीम में,
तो वहां से पीटी की वैल्यू निकाल कर आप बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी 1 और इस वैल्यू में, वो आप इस टाउ सी पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको जो टेबल में, इस टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं, यू कैन गेट दीज वैल्यूज। ठीक है, जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वैल्यूज दी रहती हैं, अगर नहीं दी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये इक्वेशन, इंपेरिकल इक्वेशन जिसके बेसिस पर कोड ने वैल्यूज दी हैं, वो निकाल सकते हो। दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, तो हम कह सकते हैं कंक्रीट की ग्रेड पर डिपेंड करता है और परसेंटेज रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स था वी था, जिसकी वजह से हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही थी मेंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें कि ये हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन है शियर के लिए, जहां पर वीयू लोड है। ठीक है, अब इस वीयू को रजिस्ट करने के लिए आपका कंक्रीट रजिस्ट कर रहा है और स्टील रजिस्ट कर रही है। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए हमने टाउ सी निकाला, विच इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एज वेल एज कंक्रीट की स्ट्रेंथ को काउंटर कर लिया उसने। तो अब जब आपने देखा कि जो कैलकुलेटेड नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो हमारी टाउ सी से कम आ रही है, ठीक है, टाउ सी से कम आ रही है, तो ये कोड ये कहता है, तब आपको लॉजिकली आपका ये बनेगा कि आपको रेनफोर्समेंट नहीं देना है, बिकॉज सारी जो शियर स्ट्रेसेस हैं जो एक्सटर्नल लोड की वजह से आ रही हैं वो हमारी कंक्रीट और जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो बियर कर ले रहा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कोड ने 26.5.16 क्लॉज में कहा कि आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, और पर्पस क्या है मिनिमम, टू एंश्योर डक्टाइल फेल्योर, टू एंश्योर डक्टाइल फेल्योर इन शियर। ठीक है, डक्टाइल फेल्योर हो, इंपेंडिंग और सडन क्रैक्स हमारे ना डेवलप हो कंक्रीट में, जैसे यहां पर डेवलप हो जा रहे हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव इंश्योर्ड कि आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट ASV अपॉन BSV, SV हमारी जो ये स्ट्रिप्स हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो SV है, और जो एरिया टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्ट्रिप लेग्स का, ये लेग्स है हमारे बेसिकली, जो कि शियर में इफेक्टिव रहेंगे, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। जो FY की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 250 स्ट्रेंथ का, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का आप रेनफोर्समेंट नहीं यूज करेंगे स्टील में, स्टरप्स के केस में, जब आप उसे शियर के लिए यूज कर रहे हैं। सॉरी, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415 से ज्यादा नहीं यूज करना है आपको। ठीक है, विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेयर, एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट पड़ा है कि वेयर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेटेड, यानी टाउ वी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो वो लेस देन द परमिसिबल वैल्यू, is less than half the permissible value, and in members of minor structural importance such as lintels this provision needs not be complied। तो यहां पर एक चीज आपको ये पता चल गई कि अगर आपकी जो कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस है, ये हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो वो मेंबर बियर कर सकता है, और ये बेसिकली कैलकुलेटेड है। तो जो कैलकुलेटेड नॉमिनल शियर स्ट्रेस आया, अगर कोड ये कह रहा है कि इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बाई 2, अगर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बाई 2, तो नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, नो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी जो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट थी वो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कोड रिलैक्सेशन दे रहा है, या लिंटल्स जहां पे माइनर स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस जो कंक्रीट की थी उसका हाफ से ज्यादा है, एंड लेस देन टाउ सी, उस केस में आपको मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देना है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्यों देना है ये हमने आपको बताया कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज टू प्रिवेंट द सडन फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड क्रैक्स इन एन अनरेनफोर्स्ड वेब। ठीक है, सडन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, डॉवेल एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन बार को इंप्रूव करने के लिए, डक्टिलिटी इंश्योर करने के लिए, वार्निंग इंश्योर करने के लिए कि फेलियर होने से पहले आपको वार्निंग मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर ये मिनिमम रेनफोर्समेंट की
इक्वेशन बन गई एंड दिस इज वैलिड कि टाउ वी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ परमिसिबल डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये सब डिजाइन करते समय एक चीज और आपको ध्यान रखनी कि जो टाउ वी है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, इसकी जो एक्सट्रीम लिमिट है, टाउ सी की जो एक्सट्रीम लिमिट है, ठीक है, एक्सट्रीम लिमिट जो है वो टाउ सी मैक्स है, जिसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहा गया है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अगर टाउ वी की वैल्यू इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जा रही है, इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से भी ज्यादा हो गई जो हमारा सेक्शन बियर कर सकता था, उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा, आपको सेक्शन रीडिजाइन करना पड़ेगा, आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस बढ़ानी पड़ेगी, डी शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि टाउ सी मैक्स से ऊपर आप गए तो आपको सेक्शन रीडिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी पोटेंशियल जो लिमिट थी वो एग्जॉस्ट हो गई, आपको सेक्शन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक लिमिट तक तो आप जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड कर दे रहे हो, तो जो शियर रेनफोर्समेंट है वो किसके लिए आप प्रोवाइड करोगे, अगर फोर्स के टर्म्स में बात करें तो शियर रेनफोर्समेंट आप वीयूएस फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करोगे, विच विल बी इक्वल टू वीयू माइनस वीयूसी। तो वीयूसी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग हमारा ये आ जाएगा टाउ वी बी डी माइनस जो टाउ सी बी डी है। इन डिफरेंशियल शियर फोर्स के लिए आपको ये शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, बाकी तो हमारा कंक्रीट और जो स्टील का टेंशन रेनफोर्समेंट है वो बियर कर लेगा, उसके अलावा जो एक्सेस होगा वो आपको इन स्ट्रिप्स के थ्रू बियर कराना है। ठीक है, और तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये 3-4 फॉर्म्स में हो सकता है। ये हमारे वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए हैं, इट कैन बी ऑफ बेंट अप बार्स या हमारे इंक्लाइंड स्टर्प्स। इसको जब फर्दर हम लोग डिटेलिंग करेंगे IS 456 की तब डिस्कस कर लेंगे। अब अगर क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कि अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन डज नॉट एक्सीड परमिसिबल शियर स्ट्रेस, टाउ सी की बात कर रहा है, तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा, बिकॉज यहां पर क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि ये टाउ सी की वैल्यू जो है वो टाउ सी बाई 2 से कम हो सकती है, लेकिन अगर हमारा टाउ वी जो है टाउ सी बाई 2 से कम हुआ, उस केस में हमारा नो शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड दिस शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंस ऑफ 2 व्हेन टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी and less than tau c max. Shear reinforcement is provided to resist the nominal stress. ये inappropriate हो गया, तो most appropriate आंसर तो जो होगा हमारा मिनिमम shear reinforcement होगा। सेक्शन रिडिजाइन तब होगा जब हमारी जो मैक्सिमम shear stress है, जो हमारी परमिसिबल shear stress की जो एक्सट्रीम लिमिट है, परमिसिबल shear stress की जो एक्सट्रीम लिमिट है विच इज कॉल्ड मैक्सिमम shear stress टाउ सी मैक्स, इससे ज्यादा होगी तो हमें सेक्शन रिडिजाइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू अजम्पशंस जो हम वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में लेते हैं और अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट में लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोनों मेथड्स का, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को वर्किंग लोड यानी सर्विस लोड्स पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो उस पे स्ट्रेसेस आ रही हैं वो हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस जो मटेरियल की हैं यानी कंक्रीट एंड स्टील की उससे कम रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी मार्जिन इज प्रोवाइडेड so that calculated stresses in the member under action of working loads are such that they are considerably below the ultimate yield stress of constituent material. तो जो permissible stresses तक पहुंचने के लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, कंक्रीट में 3 यूज करते हैं और स्टील में 1.78 यूज करते हैं। ठीक है, IS 456 ये परमिट करता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि जो मेंबर्स टू बी डिजाइन फॉर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील 1/3 ग्रेटर देन द नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, 1/3 ग्रेटर देन एनी x था तो हमारा x प्लस 1/3x के लिए आप परमिसिबल स्ट्रेस लोगे, विच इज बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इस तरह परमिसिबल स्ट्रेसेस को बढ़ाकर मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने मटेरियल को ये अज्यूम किया कि मटेरियल लीनियरली इलास्टिक मैनर में बिहेव कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड में हमने क्या किया कि हमने मेंबर को या स्ट्रक्चर को अल्टीमेट लोड्स के लिए डिजाइन किया।
ठीक है। और जो सेफ्टी मार्जिन था वो कैसे क्रिएट किया, विथ यूज ऑफ अल्टीमेट लोड फैक्टर। अल्टीमेट लोड फैक्टर, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूएलएम, अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। और वर्किंग लोड वाले मेथड को हम मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, ठीक है। और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, बेसिकली इसमें हमने क्या किया, हमने अल्टीमेट लोड्स पर तो सेफ्टी चेक की, सेफ्टी मार्जिन था, लेकिन साथ साथ सर्विस लोड पे हमने सर्विसिबिलिटी भी चेक की, जो कि हम अल्टीमेट लोड मेथड पे नहीं कर रहे थे। तो अल्टीमेट लोड मेथड पे हमने सेफ्टी मार्जिन क्रिएट किया अल्टीमेट लोड फैक्टर्स का यूज करके, ठीक है, जो कि यहां पर रेफर्ड है। एंड लोड फैक्टर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय द वर्किंग लोड, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारा जो मेथड है, इस मेथड से हमें मोर इकोनॉमिकल डिजाइन्स मिली। हमारे जो क्रॉस सेक्शंस आपको मिलेंगे वो बीम और सेक्शन के सिलेंडर सेक्शंस मिलेंगे एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। और जो लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट्स यूज करते हैं, जिसमें हम एडिक्वेट सेफ्टी अल्टीमेट लोड्स पे इंश्योर करते हैं और एडिक्वेट सर्विसिबिलिटी सर्विस लोड्स पे इंश्योर करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली सेमी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जिसे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम बेसिकली 4 प्राइमरी एजम्पशंस यूज करते हैं। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो प्लेन सेक्शन है वो प्लेन रहेगा आफ्टर बेंडिंग, जिसकी वजह से थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेन है वो हमारे लीनियर रहते हैं। तो इसका आउटकम ये है, यहां से निकल के आता है कि जो प्लेन सेक्शन है बेंडिंग के बाद हमारा प्लेन रहेगा। एंड दिस assumption इज नोन एज बर्नौलीज assumption, ठीक है। और जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो हमारा रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट बियर करेगा। कंक्रीट को हम अनक्रैक्ड फेस में एक्सेप्ट ये नहीं अज्यूम करते हैं कि वो हमारा कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस कैरी कर रहा है। जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है कंक्रीट और स्टील के लिए, और एक मॉडुलर रेशियो हम अज्यूम करते हैं विच इज गिवन बाय 280/3 सिग्मा सी। अब अगर हम अल्टीमेट लोड मेथड की बात करते हैं, तो अल्टीमेट लोड मेथड में हमने अल्टीमेट लिमिट स्टेट में हम बिहेवियर अज्यूम किया हमने, और जो हमारा नॉन लीनियर बिहेवियर है कंक्रीट और स्टील का वो हम अज्यूम करेंगे। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन रहेगा। इसमें भी कंक्रीट बिहेवियर इन कंप्रेसिव जोन इज एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड बाय एन यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सियल स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो कंप्रेसिव जोन में हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कुछ इस तरह है, विच कैन बी पैराबोलिक ट्रेपेजोइडल ऑफ एनी शेप। और देखिए फिर से यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम इग्नोर कर रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड में भी। फेलियर हमारा कंक्रीट में जो स्ट्रेन लिमिट है उस पर हो रहा है, जब हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है एक्सट्रीम बेंडिंग के केस में 0.0035 से ग्रेटर हो रहा है, यानी हमारा फेलियर स्ट्रेन जो है वो 0.0035 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो कंक्रीट एंड स्टील में उसमें फुल बॉन्ड है। तो A to F जितनी भी कंडीशन है ये कंपेटिबिलिटी कंडीशंस को इंडिकेट कर रही है, और B से E हमारा मटेरियल बिहेवियर को इंडिकेट कर रही है। और जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेस है एट अल्टीमेट लोड दैट इज गिवन बाय 0.86 FCU। FCU इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब है 28 डेज में, ठीक है। इसके बाद हमारा, तो अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले हमारा WSM था, ट्रेडिशनल अप्रोच थी। उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड आया। सबसे पहले अमेरिकन ACI कोड ने इसको 1956 में अडॉप्ट किया, ब्रिटिश कोड ने इसको 1957 में अडॉप्ट किया, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली IS कोड जो था, IS हमारा 456, 1964 के वर्जन में ये अल्टीमेट लोड मेथड हमारा अडॉप्ट हुआ, और सब्सिक्वेंटली हमारा फिर लिमिट स्टेट मेथड हमारा इवॉल्व हो गया 2000 कोड में, ठीक है, which is basically probabilistic method of reliability method। probabilistic method है, इसमें हम limit state of collapse as well as limit state of serviceability दोनों कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये कुछ हमारे डिफरेंशिएशंस लिखे हुए हैं, दोनों मेंबर्स में क्या डिफरेंस है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो पॉइंट्स उसी से समराइज्ड है। तो अगर हम यहाँ पर assumptions की बात करें दोनों मेथड्स में, तो प्लेन सेक्शन हमारा रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, एंड दिस इज बर्नौलीज assumption। और टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो हम इग्नोर कर देते हैं,
ठीक है, तो हमारे बहुत स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।